हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर भुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम अपनी न्यू स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं, जिसका नाम है कोल्ड प्रिंस ऑफ गुसू। ये स्टोरी बहुत अमेजिंग होने वाली है क्योंकि मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा फनीवल बनाया है, क्योंकि सारे लोग कह रहे थे कि स्टोरी जो नेक्स्ट स्टोरी है उसको मैं थोड़ा मज़ेदार फनीवल ऐसे बनाऊं, तो मैंने वैसे ही कोशिश की है। हाँ, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो पे मेरे को 1000 लाइक्स तो मिले ही मिले। इसीलिए जब तक 1000 लाइक्स नहीं मिलेंगे तब तक मैं इसका सेकंड पार्ट भी नहीं लाऊंगी। ओके, तो कि आप ये स्टोरी पहले सुन लीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, ये एक टीनेज स्टोरी है जो कि जब विंग गुसू लैंड में पढ़ने जाता है और तब उसकी मुलाकात लंग वांगजी से होती है, जो कि वहाँ का कोल्ड प्रिंस है। तो फिर उनके बीच क्या होता है वो सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें गार्डन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे और फ्लावर्स थे, जहाँ पर छोटे छोटे रैबिट्स इधर उधर कूद रहे थे। उन्हीं के बीच वाइट रोब्स में एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रिंस बैठा हुआ था, जो कि सच में बहुत एलिगेंट था। वो उन सारे खरगोशों के बीच में बैठा हुआ था। उसने एक खरगोश को अपने हाथों में लिया और उससे कुछ बातें करने लग गया। उसने उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्या इस बार भी सब कुछ पहले की तरह होगा? क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, वांगजी। वांगजी जो कि अपने खरगोशों से बात कर रहा था, वो तुरंत ही अपने ब्रदर की आवाज़ सुनकर उठकर खड़ा हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, गगा आप? लैन सिचन वांगजी को देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, फिर से यहाँ आ गए। ऐसा कहकर लैन सिचन वांगजी के पास चले आते हैं। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, मुझे माफ़ करना। ये एक हिस्टोरिकल एफएफ है। ओके, क्योंकि सबने डिमांड की थी कि उन्हें हिस्टोरिकल ही एफएफ चाहिए। ओके, तो मैं एक ये हिस्टोरिकल ही है। ओके, तो चलिए हम अपनी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। लैन सिचन वांगजी के पास आते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम फिर से यहाँ आ गए। अब तुम इनसे क्या बातें कर रहे हो? हाँ। वांगजी जो कि अपने गगा की ओर देखता है और फिर अपना फेस नीचे कर कर अपने हाथ में लिए बनी को सहलाने लगता है और कहता है, कुछ नहीं ब्रदर। लैन सिचन जो कि वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मैं जानता हूँ कि माँ के गुजरने के बाद तुमने सबसे बात करनी बंद कर दी थी और यही चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है। वांगजी, तुम्हें सबसे बातें करनी चाहिए, अपने लिए दोस्त बनाना चाहिए। वांगजी, अगर तुम किसी से बात नहीं करोगे, उनके साथ नहीं रहोगे, उनके पास नहीं जाओगे, तो फिर तुम्हारे दोस्त कैसे बनेंगे? वांगजी। वांगजी कहता है, मुझे दोस्त नहीं चाहिए गगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लैन सिचन जो कि वांगजी को देखते हैं और कहते हैं, वांगजी मुझे पता है कि तुम्हें अकेला रहना पसंद है, पर यह सही नहीं है। तुम्हें लोगों के बीच जाना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए और अपने बारे में भी तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। वांगजी, इससे तुम लोगों को और अच्छे से जान पाओगे। वांगजी कहता है, मुझे किसी को नहीं जाना ब्रदर। लैन सिचन कहता है, वांगजी देखो ये सही नहीं है, तुम हमेशा बस अपने इन खरगोशों से बातें करते रहते हो। तुम्हें और स्टूडेंट से भी बात करनी चाहिए। हमारे लैंड क्लैन में हर साल काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, लेकिन तुम कभी भी किसी से भी बात नहीं करते। वांगजी कहता है, ब्रदर मैंने कहा ना, मैं यहीं खुश हूँ, मुझे अपने खरगोशों के साथ ही अच्छा लगता है और मुझे कोई नहीं चाहिए। तभी लैन सिचन स्माइल करते कहते हैं, वांगजी मुझे पता है कि तुम्हें इनके साथ अच्छा लगता है, पर तुम्हें भी एक पार्टनर चाहिए ना वांगजी। कभी ना कभी तुम्हें भी अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना ही होगा। तुम हमेशा ऐसे ही अकेले तो नहीं रह सकते ना। वांगजी जो कि अपने ब्रदर की बातें सुनकर कुछ देर तक खामोश रहता है और फिर कहता है, नहीं ब्रदर, मुझे कोई नहीं चाहिए। लैन सिचन जो कि थोड़ा सैड हो जाते हैं, पर वो अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं वांगजी, अगर तुम अभी नहीं चाहते तो। लेकिन हाँ, इस बार हमारे क्लैन में फिर से अलग अलग क्लैन से कुछ स्टूडेंट आने वाले हैं। वांगजी, मैं चाहता हूँ इस बार तुम अपने लिए दोस्त बनाओ। तुम जो स्टूडेंट आने वाले हैं उनसे बातें करो, उन्हें जानो,
वांग जी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वांग जी। वांग जी कहते हैं नहीं ब्रदर, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। लैन सिचन कहते हैं वांग जी, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए जोर नहीं डाल रहा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी सी तो कोशिश करो ना वांग जी। मैं मानता हूँ कि तुम्हें अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, पर मेरी बात मानो, अगर तुम अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लोगे तो सच में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी जो स्टूडेंट आने वाले हैं, मैं चाहता हूँ तुम उनको जानो और उनसे दोस्ती करो। क्या पता उनमें से ही तुम्हारा कोई पार्टनर निकल जाए, कोई ऐसा जो तुम्हें समझे, तुम्हें जाने और तुम्हारी खोई हुई स्माइल को वापस ले आए। ऐसा कहकर लैन सिचन वांग जी के गालों को सहलाते हैं। वांग जी जो कि अब अपने गगा की तरफ देखता और कहते हैं गगा। लैन सिचन कहते हैं मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा वांग जी। हाँ, अगर तुम नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं, पर कोशिश ज़रूर करना कि इस बार तुम सबको जानो और अपने लिए भी कुछ दोस्त बनाओ। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता वांग जी। वांग जी अपने गगा का हाथ पकड़ लेकर कहता है मैं ठीक हूँ गगा, आपको मेरे लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लैन सिचन कहते हैं मुझे पता है तुम कितने ठीक हो। चलो ठीक है वांग जी, अब इन खरगोशों को छोड़ो और मेरे साथ चलो, अंकल तुम्हें कब से बुला रहे हैं। तभी वांग जी कहता है गगा बस थोड़ी देर और। अभी लैन सिचन कहते हैं वांग जी कहते हैं प्लीज़ गगा बस थोड़ी देर और, मैं जल्दी आ जाऊँगा। लैन सिचन जो कि एक स्माइल करते और कहते हैं ठीक है वांग जी, तुम इन खरगोशों को रखकर जल्दी आ जाना। वांग जी जो कि बस हमें अपना सिर हिला देते हैं और लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी अब अपने हाथ में लिए उस खरगोश को नीचे रखता है और कहता है क्या गग्गा ठीक कह रहे थे, तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे सच में अपने लिए दोस्त बनाना चाहिए, कि सच में उन्हीं में से कोई होगा जो मुझे समझेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी के पास नहीं जाता, मुझे पता नहीं क्यों, पर लोगों के पास जाने में और उनसे बातें करने में घबराहट होती है। मैं किसी से बात नहीं कर पाता। क्या कोई कभी आएगा जो मुझसे बात करेगा, कोई मुझे समझेगा। ऐसा कहकर वांग जी उस खरगोश के नाकों को थोड़ा सा पिंच कर देता है और एक स्माइल करता है। वो स्माइल बहुत छोटी सी थी पर बहुत प्यारी थी। वांग जी की ये सारी बातें कोई दूर खड़ा सुन रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि लैन सिचन ही थे, जो कि यहाँ से गए तो थे पर वो रुक गए थे और थोड़ी देर ऐसे ही वांग जी को देख रहे थे। वांग जी की ये सारी बातें सुनकर उनके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं काश तुम्हें कोई ऐसा मिले वांग जी जो तुम्हें समझे और तुम्हारा साथ जिंदगी भर निभाए। ऐसा कहकर लैन सिचन एक स्माइल करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ लैन क्लैन से काफ़ी दूर एक क्लैन जो कि दिखने में तो बहुत खूबसूरत था, पर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ी मची हुई थी। वो क्लैन कोई और नहीं बल्कि जियान क्लैन था और वहाँ के जो लोग थे इधर से उधर भाग रहे थे, अपना काम कर रहे थे। तभी हमें एक रूम में एक शख्स को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है जे हाँ मुझे वो नहीं मिल रहा, आखिर वो आपने कहाँ रख दिया। तभी जियानली कहती है आशियन मैंने यहीं रखा था, तो आखिर यहाँ से चला कहाँ गया। तभी विंग जो कि अपना मुंह बनाते हुए कहता है जे मुझे वो चाहिए, वो कहाँ चला गया, हाँ मुझे वो चाहिए। तभी उसकी बड़ी बहन यानली कहती है आशियन अब चिल्लाना बंद करो, मैं ढूंढ रही हूँ ना, तुमने देखो कितने सारे लोगों को इसी काम में लगा रखा है, हम सब ढूंढ रहे हैं ना। वहाँ पर उसकी बहन और बाकी सारे जितने भी दास दासियाँ थी वो सारे ही विंग की एक चीज़ ढूंढने में लगे पड़े थे। तभी वहाँ पर कोई और आता है और कहता है क्या तुम्हें अभी तक वो चीज़ नहीं मिली। विंग और यानली दोनों ही उस शख्स की तरफ देखते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि जियान चेंग था। जियान चेंग को देखते हुए कहते हैं विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जियान चेंग कहता है क्यों, तुमने यहाँ आने से पाबंदी लगा रखी है क्या, हाँ और तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम अभी तक उस एक चीज़ के पीछे पड़े हो, आखिर उस चीज़ में है क्या जो तुम उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हो, छोड़ो उसे। हाँ तुम्हें याद नहीं कि हमें गुसु क्लैन भी जाना है और तुम्हें वहाँ की जाने की तैयारी करने के अलावा तुम सब कर रहे हो, तुम्हें
अब ये छोड़ देना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं ना। तभी विंग जियानचंग के पास आकर कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे वो मेरी चीज़ बहुत प्यारी है। अगर वो नहीं मिली तो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा, मुझे वो चाहिए तो चाहिए। तभी जियानचंग कहता है, ओह तुम कितने जिद्दी हो, आखिर उस चीज़ में है क्या जो तुम्हें इतना इतना बेसब्री से उसे ढूंढ रहे हो और अपने साथ साथ सबको भी इसी काम में लगाया है। जे आप क्या कर रही हो? आप इस पागल की बात मान रही हो? तभी विंग कहता है, क्या कहा तुमने मुझे पागल? तभी जियानचंग कहता है, हाँ तुम पागल हो, तुम पागल नहीं, तुम एक नंबर के गधे हो। तभी विंग कहता है, क्या कहा तुमने? तभी याली कहती है, ओह तुम दोनों लड़ना बंद करो। आशियन आचंग, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है, जे आप इसे समझा लीजिए, ये मुझे ऐसे कैसे कह सकता है? मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरी ज़रा से भी रिस्पेक्ट नहीं करता। तभी जियानचंग कहता है, हाँ बड़ा भाई सिर्फ नाम का, तुम बस मेरे नाम के बड़े भाई हो। और तुम्हारी हरकतें तो किसी बच्चे से भी ज़्यादा गए गुजरी है। अपनी हरकतें देखो विंग, आखिर तुम कब ये करना बंद करोगे? हाँ, अगर वो चीज़ नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं ना, तुम कुछ और ले लेना विंग, आखिर उस चीज़ में है क्या जो तुम्हें वही चाहिए? विंग कहता है, नहीं मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जे मुझे वो चाहिए। तभी यानली विंग के पास आकर उसके गालों को सहलाते हुए और उसकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, आशियन तुम रो क्यों रहे हो? आशियन रोना बंद करो, वो मिल जाएगा। तभी वहाँ पे दासियाँ भी कहने लगती है, हाँ राजकुमार हम ढूंढ रहे हैं, वो जल्दी मिल जाएगा, अब उदास मत होइए। तभी विंग कहता है, जे मुझे वो चाहिए, वो कि कब मिलेगा? विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। अब जियानचंग को भी अच्छा नहीं लगता है विंग को ऐसा देखकर। भले वो विंग से बहुत लड़ता हो पर वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करता है और विंग का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखकर जियानचंग को भी अच्छा नहीं लगता है। जियानचंग कहता है, ओहो तुम उदास क्यों हो रहे हो? तुम रोने क्यों लगे हो? तुम भी ना एक छोटे बच्चे जैसे हो। सब ढूंढ रहे हैं ना, तुम सब ढूंढो, देखो जल्दी ढूंढो वरना ये रो रो कर यहाँ सुना भी ना देगा। चलो जल्दी ढूंढो। ऐसा कहकर जियानचंग फिर से सबको काम में लगा देता है। विंग उसे घूरता कर देखता है पर जियानचंग भी अब विंग उस चीज़ को ढूंढने में लग जाता है। विंग भी उसे ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर कोई और शख्स आता है और कहता है, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? तभी सबकी नज़र उसी पर जाती है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वहाँ की महारानी यू थी जो कि वहाँ पर आ चुकी थी और कह रही थी, ये सब तुमने क्या मचा रखा है? ये हुड़दंग क्या मचा हुआ है? सारे दासियाँ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं कब से देख रही हूँ, आखिर ये सब क्या लगा हुआ है? तभी विंग कहते हैं, माँ मुझे मेरी चीज़ नहीं मिल रही। तभी मैडम यू कहती है, तुम्हें क्या नहीं मिल रहा विंग? विंग कहता है, माँ आपने मेरा कड़ा देखा है? वो मुझे नहीं मिल रहा। मुझे याद है कि वो मेरे हाथ में ही था पर वो मुझे नहीं मिल रहा माँ। वो मुझे सुबह से नहीं मिल रहा, मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रहा, वो पता नहीं कहाँ है। मैडम यू कहती है, क्या तुम्हें याद है कि आखिरी बार तुमने उसे कहाँ देखा था? विंग थोड़ा याद करते हुए कहता है, हाँ वो शायद इसी रूम में था, शायद यहीं पर था। मैडम यू कहती है, ओह विंग तुम कब सुधरोगे? तुम कितने बड़े भुलक्कर हो, क्या तुम्हें याद नहीं? विंग कहता है, क्या याद नहीं? तभी मैडम यू विंग को एक चीज़ दिखाते हुए बोलती है, ये तुम तालाब के पास छोड़ आए थे, ये मुझे वहीं मिली जब मैं लोटस के फूल तोड़ने गई थी। विंग उस चीज़ को देखता है और तुरंत ही मैडम यू के हाथों से ले लेता और कहते हैं, माँ ये आपको मिल गई? हाँ, मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। मैडम यू कहती है, तुम भी ना विंग, तुमने इसे गिराया तालाब के पास और सबको यहाँ पर ढूंढने में लगा रखा है। सारे या विंग की तरफ देखने लगते हैं। तभी जियानचंग कहता है, मुझे पता था ये कुछ ऐसी हरकत करेगा। हाँ विंग, क्या तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम अपनी कौन सी चीज़ कहाँ रखते हो? हाँ, तुमने कितने समय से सबको यहीं पे लगा रखा है और तुम ये चीज़ वहाँ तालाब के पास छोड़ कर आए थे। तभी विंग कहता है, मैं उसे छोड़कर नहीं आया था माँ, आपने मुझे कहा था ना कि लोटस के फूल लाने को, मैंने तब उतार कर रखे थे, शायद मैं वहीं भूल गया था। ऐसा कहकर विंग सबकी तरफ देखता है। सारे विंग को घूर रहे थे। जियानली कहती है, विंग। तभी विंग कहता है, जे मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तभी यानली कहती है, ओह
ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ मिल गई, वरना पता नहीं तुम और कितना सबको परेशान कर देते। विंग जो कि एक स्माइल करता है और कहता है मैं बहुत खुश हूँ, ये मुझे मिल गई। तभी जियान कहता है हो अच्छा ये मिल गई, और ख़बरदार अगर तुमने आज के बाद इसे घुमाया तो फिर इसको कोई नहीं ढूंढेगा। विंग कहता है हाँ मैं इसे नहीं घुमाऊँगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा कहकर विंग अपने उस कड़े को देखने लगता है। वो कड़ा विंग की जान है, उससे विंग बहुत प्यार करता है। मैडम यू विंग को देखती है और कहती है ये कड़ा तो तुम्हारी जान है विंग। विंग कहता है हाँ माँ आप सही कह रहे हो। तभी जान से कहता है ऐसे क्या है इस कड़े में, ये एक मामूली सा कड़ा ही तो है। हाँ विंग कहता है क्या कहा तुमने, मामूली सा? जान चैंग ये तुम्हारे लिए मामूली होगा पर मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा। ऐसा कहकर विंग उस कड़े को देखने लगता है। वो अपनी कुछ पुरानी यादों में खो सा गया था। उसे याद है इस कड़े से उसकी कितनी यादें जुड़ी है। ये कड़ा उसे एक शख्स की याद दिलाता है जिससे विंग बहुत पहले मिला था, पर वो शख्स अभी भी विंग के दिलो दिमाग से गया नहीं है। उस कड़े को देखकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है पता नहीं हम कब मिलेंगे। विंग ऐसा सोच ही रहा था तभी जानसन कहता है अब तुम्हें मिल गया है ना, तो क्या अब हम घुसू सेक जाने की तैयारी कर सकते हैं विंग? विंग कहता है हाँ। तभी मैडम भी कहती है विंग क्या तुमने अभी तक कुछ भी रेडी नहीं किया है? विंग कहता है माँ वो मैं ये ढूंढ रहा था। मैडम भी कहती है विंग तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। विंग अपना सर झुका लेता है। मैडम वहाँ के दास दासियों को देखकर कहती है तुम सब ये सब छोड़ो और इनके गुस्सू सेक्ट जाने की तैयारी करो। इनके लिए सारा सामान तुम लोग पैक करो और तुम लोग जल्दी से गुस्सू लैंड जाने की तैयारी करो। तुम्हें कल ही निकलना है, तुम्हें पता है ना। मैडम यू तीनों को चिल्लाकर बोल रही थी। तीनों यहाँ अपना सिर हिलाते और कहते हैं हाँ हाँ हमें पता है माँ। यानी कहती है माँ आप गुस्सा मत कीजिए, सारी चीज़ें हो गई है, बस आशियन की कुछ ज़रूरी चीज़ें हम ले लें, हम कल ही निकल जाएंगे माँ, हम वक्त से पहले सारा काम कर लेंगे। तभी मैडम ये कहती है जल्दी जल्दी करो तुम लोग भी ना। विंग मैं तुम्हारा क्या करूँ, तुम गुस्सू लैंड जा रहे हो, तुम्हें पता भी है ना वहाँ पे कितने सारे रूल्स है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा पाबंदी है। तुम जो चीज़ यहाँ करते थे वहाँ वो नहीं कर सकते। विंग तुम्हें कब समझ आएगा कि तुम अब बचे नहीं रहे। विंग कहता है माँ मुझे पता है। मैडम कहती है तुम बस ऐसा ही कहते हो कि तुम्हें पता है, पर तुम्हें क्या पता है विंग। खबरदार अगर तुमने गुस्सू सेक्ट जाके कोई भी शरारत की तो अगर तुम वहाँ कुछ भी करोगे तो वहाँ ना तुम्हारी जजें आएंगी ना तुम्हारे वो बाबा, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलेगी ही, और वहाँ की पनिशमेंट बहुत कड़ी रहती है। जानसन कहता है हाँ माँ आप सही कह रहे हो, मैंने सुना है वहाँ कोई भी रूल तोड़ने पर सबको कोड़े पड़ते हैं। विंग कोड़े का नाम सुनकर ही डर जाता है। वो जानसन की तरफ देखकर कहते हैं क्या कहा कोड़े? जानसन कहता है हाँ, और वो भी एक नहीं 100 कोड़े पड़ते हैं वहाँ पर, वो भी एक रूल तोड़ने पर। विंग कहता है क्या एक रूल तोड़ने पे 100 कोड़े, ये तो बहुत ज़्यादा है माँ। मैडम कहती है मुझे क्या कह रहे हो, वो वहाँ का रूल है, तुम्हें वहाँ जाकर सब रूल का पालन करना है। अगर तुमने कोई भी रूल तोड़ा तो तुम्हारे साथ भी वही होगा। विंग कहते नहीं ये तो बहुत गलत है। तभी जानसन कहता है मैंने सुना है वहाँ पे 3000 रूल है। ये सुनकर तो विंग एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वो फिर से जानसन की तरफ देखते कहते हैं कि क्या कहा 3000 रूल, क्या सच में ये रूल है? जानसन कहता है हाँ 3000 रूल। विंग कहता है 3000 रूल, इतने सारे रूल को कौन लिखता है, इतने सारे रूल किसने बनाए? जानसन कहता है ये तो मुझे नहीं पता, पर वहाँ 3000 रूल्स है और उन 3000 रूल्स का पालन करना है। कहता है ये तो जाती है, हमारे क्लास में तो कम से कम 50 रूल होंगे बस, इतने सारे रूल्स, हाँ मैं तो पागल हो जाऊंगा। यान लीजो की हंसने लगती है और कहती है आशियन तुम भी ना, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस तुम्हें वहाँ पर अच्छे से रहना है और सारे रूल्स का पालन करना है, फिर कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है कौन डर रहा है, मैं नहीं डर रहा, मैं बहादुर हूँ, मैं नहीं डरता। जानसन कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी विंग कहता है माँ आप इसे समझा लीजिए, मैं इसका बड़ा भाई हूँ, इसे मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैडम यू जानसन की तरफ घूर कर देखते हुए कहती है जानसन अब चुप भी रहो। जानसन जो कि अपनी माँ की तरफ देखता है, फिर विंग की तरफ देखता है और चुप हो जाता है। मैडम कहती है ठीक है तुम लोग अपना बाकी का सारा काम ख़त्म करो और फिर डिनर के लिए आ जाना, तुम्हें कल सुबह ही गुस्सू के लिए निकलना है। तुम्हें पता है ना
विंग कहता है हाँ माँ हमें पता है। यानली भी कहती है आप चिंता मत करिए माँ, सब कुछ हो जाएगा। जियानचंग कहता है हाँ मेरी तैयारी तो हो चुकी है। मैडम भी कहती है अच्छी बात है। ऐसे कहकर मैडम भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जियानचंग भी वहाँ से चला जाता है। यानली और वो दासिया मिलकर विंग के रूम को ठीक करती है और फिर यानली विंग से कहती है विंग तुम जल्दी आ जाना। विंग जो कि हम अपना सिर हिला देता है और सारे विंग के रूम से चले जाते हैं। विंग अब अपने रूम में अकेला था। वो अपने बेड पर बैठता है, उस कड़े को देखता है, फिर उसे अपने हाथ में पहन लेता है और उस कड़े को चूमते हुए कहता है मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। और ऐसा कहकर विंग एक स्माइल करता है। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट वो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये एक अल्फ़ा और ओमेगा वर्स स्टोरीज़ है, ये मैं बताना भूल गई थी तो मैं अभी बता दे रही हूँ। ओके, और विंग एक ओमेगा है और वांग जी एक अल्फ़ा। ओके, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, और हाँ, जब तक इस वीडियो पे 1000 लाइक्स नहीं आ जाते इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। ओके, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।